नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एसडीकेजी स्टडीज एंड एसडीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लास। इस सेशन में हम रूल 12 ऑफ डीएफपीआर 2024 के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। रूल 12 जो है पावर्स ऑफ सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज के बारे में। तो सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज के पास क्या क्या पावर दिए जा रहे हैं डेलीगेशन के द्वारा, क्योंकि ये डेलीगेशन ऑफ पावर की हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें डेलीगेशन के द्वारा सबऑर्डिनेट को क्या क्या पावर दिए जा रहे हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं रूल 12 में। तो रूल 12 जो है पावर्स ऑफ सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज है। क्या है सब रूल 1? सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस रूल। तो पहले कंडीशन लग गया है। इस रूल में जो कंडीशंस लगाए जा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए the Department of the Government of India shall, in case of appropriation and reappropriation, have full power for incurring revenue and capital expenditure। देखिए, एप्रोप्रिएशन जनरली पार्लियामेंट के द्वारा होता है। रीअप्रोप्रिएशन के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं अलग अलग रूल्स में इससे पहले। तो एक बार जब रीअप्रोप्रिएशन या रीअप्रोप्रिएशन हो चुका है, एप्रोप्रिएशन रीअप्रोप्रिएशन के बारे में रूल 10 में हम विस्तार से इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो एक बार फंड जब अप्रोप्रिएट या रीअप्रोप्रिएट हो गया, तब बाकी क्या रह गया? उसको स्पेंड करना। टू इनकर एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर दो ही हेड में होता है, एक या तो रेवेन्यू हेड में होगा और नहीं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सब रूल 1 ये कह रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट के पास फुल पावर है कि जो भी फंड अप्रोप्रिएट या रीअप्रोप्रिएट किया गया हो उसको स्पेंड करे। दे हैव फुल पावर फॉर इनकरिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो भले ही अप्रोप्रिएशन रीअप्रोप्रिएशन का पावर पार्लियामेंट के पास हो, रीअप्रोप्रिएशन के पावर फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास हो, लेकिन जब खर्च करने की बारी आएगी तो मिनिस्ट्री खर्च, वो मिनिस्ट्री खर्च नहीं करेगी। खर्च करने के लिए पार्लियामेंट नहीं आएगी। खर्च करने के लिए वो डिपार्टमेंट के पास फुल पावर है उसको एक्सपेंडिचर को इनकर करने के लिए, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, सब रूल नंबर 2, डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर कन्फर पावर, अगेन डेलीगेशन। इससे पहले भी रूल 11 में हमने डेलीगेशन देखा था। रूल 11 में हमने देखा कि जनरली जो डिपार्टमेंट का पावर है वो सेक्रेटरी के पास है, और सेक्रेटरी जो है अपने पावर को डेलीगेट कर सकते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को। यहाँ पर क्या चीज है? अ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर कन्फर पावर नॉट एक्सीडिंग दोज वेस्टेड इन दैट डिपार्टमेंट। देखिए, ऐसा है, डिपार्टमेंट के पास जो पावर है सिर्फ उतना ही। डिपार्टमेंट कैन नॉट एक्सीड इट पावर फॉर डेलीगेशन टू कन्फर पावर। अरे जो पावर मेरे पास होगा वही पावर मैं फर्दर डेलीगेट कर सकता हूँ। जो पावर मेरे पास है ही नहीं उसको मैं कहाँ से डेलीगेट कर दूंगा? तो यही चीज कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट के पास जो कुछ भी पावर है वो पावर कैन कन्फर द पावर upon an administrator or head of the department or any other authority subordinate to the department। तो हिसाब ये है कि डिपार्टमेंट का जितना भी पावर होगा वो सेक्रेटरी का पावर जो था वो डिपार्टमेंट को हेड को दे दिया। डिपार्टमेंट का जो पावर है वो भी डिपार्टमेंटल हेड के पास आ गया। तो अपॉन एन एडमिनिस्ट्रेटर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और एनी अदर authority subordinate to the department in respect of any matter covered by these rules in consultation with the internal financial advisor। तो हर डिपार्टमेंट में इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे। तो इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर के कंसल्टेशन के अनुसार डिपार्टमेंट के जो भी पावर होंगे वो किसी एडमिनिस्ट्रेटर को या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को डेलीगेट
कर दिया जाएगा। कंडीशन, हाँ जी कंडीशन है, provided that no power under this sub rule shall be redelegated by the department in respect of, देखिए जनरल डेलीगेशन हो सकता है, डिपार्टमेंट के सारे पावर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को दे दिया गया, ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विल एग्जीक्यूट ऑल द पावर, लेकिन कुछ पावर ऐसे हैं जिनको डेलीगेशन रीडेलीगेट नहीं किया जा सकता। वो क्या है? रूल 10 में रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, रूल 10 में हमने रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड पढ़ा था। ये पावर किसी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता, जिसके पास है उसी के पास रहेगा। रूल 15 में आने वाला जो है रूल 15, उसमें वेवर ऑफ रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट, ये वेवर का पावर भी रीडेलीगेट नहीं किया जा सकता। और रूल 16 में अप्राइजल एंड अप्रूवल ऑफ स्कीम और प्रोजेक्ट, तो स्कीम और प्रोजेक्ट के अप्रूवल से रिलेटेड, वेवर ऑफ रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट से रिलेटेड एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड से रिलेटेड, ये तीन पावर जो है रीडेलीगेट नहीं होते। तो ये डेलीगेशन के एक्सेप्शंस है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये तीन पावर रीडेलीगेट नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते, राइट। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा, इससे पहले रूल 11 में था कि सेक्रेटरी में डेलीगेट इट्स पावर टू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एनी अथॉरिटी और एनी गजेटेड ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू द सेक्रेटरी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? अ डिपार्टमेंट में डेलीगेट इट्स पावर टू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एनी अथॉरिटी और एनी गजेटेड ऑफिसर। इसके बाद से हमने क्या देखा? सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन डेलीगेशन ऑफ पावर। तो ये जनरल रूल है, और यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन ये है कि ये तीन जो कंडीशन है, ये तीन जो पावर है, ये डेलीगेट नहीं कर सकते। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सब रूल 3 ऑफ रूल 12 क्या है? द एडमिनिस्ट्रेटर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रेफर्ड टू इन सब रूल 2, इससे पहले में बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग ऑथराइज ए गजेटेड ऑफिसर सर्विंग अंडर हिम। अब देखिए, अभी तक क्या था? सेक्रेटरी का डेलीगेशन हो गया, उसके बाद डिपार्टमेंट का डेलीगेशन हो गया, अभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सारा पावर तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ही दिया गया ना। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैज टू डेलीगेट द पावर, वो डेलीगेशन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। डेलीगेशन बाय राइटिंग ऑथराइज ऑथराइज गजेटेड ऑफिसर सर्विंग अंडर हिम। अच्छा, किसी को भी डेलीगेट नहीं कर सकते, जो उनके अंडर सर्विंग है उन्हीं को डेलीगेट करना है। to exercise such extent as may be specified in that order, ऑर्डर में मेंशन होगा कि क्या डेलीगेट कर रहे हैं, किस किस लिमिट तक, किस एक्सटेंट तक, और क्या क्या डेलीगेट कर रहे हैं। ऑल और एनी पावर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चाहे तो अपना सारा पावर डेलीगेट कर सकते हैं, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चाहे तो अपने लिमिटेड पावर, क्या क्या पावर है वो डेलीगेट कर सकते हैं। ऑल और एनी पावर conferred on such administrator or head of the department under sub rule 2, the administrator or head of the department shall however continue, देखिए ऐसा है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपना जो पावर है वो किसी गजेटेड अफसर को, जो उनके सबऑर्डिनेट है, उनको ये डेलीगेट कर सकते हैं, और वो सबऑर्डिनेट जिनके वो डेलीगेट किया जाएगा, ही विल एग्जीक्यूट ऑल द फंक्शन। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं हुआ कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो गए। क्लियरली लिखा है, द एडमिनिस्ट्रेटर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट shall however continue to be responsible for correctness, regularity and propriety of decision taken by the gazetted officer so authorized। तो भले ही सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर दिया गया है पावर, लेकिन head of the department will also be equally responsible in case of any irregularity, in case of any fault। तो डेलीगेशन जो है पावर का हुआ है, राइट पर्सन को डेलीगेट करना है, रॉन्ग पर्सन को डेलीगेट करेंगे तो जो डेलीगेट किए हैं
उन पर भी आंच आ सकती है, उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो सकती है। राइट, देखते हैं रूल नंबर सब रूल नंबर 4। डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटर and head of the department shall have the power to declare any gazetted officer subordinate to them as head of the office for the purpose of this rule। अभी आपको यहाँ पर आ गया असली फंक्शनरी। असली फंक्शनरी कौन है? हेड ऑफ द ऑफिस है। हर ऑफिस का एक हेड ऑफ द ऑफिस होगा, एक ऑफिसर होंगे हु इज सबॉर्डिनेट टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के अंतर्गत जनरली एक गजिटेड अफसर होंगे जिनको ये डेलीगेशन ऑफ पावर किया जा रहा है। उनको हर ऑफिस में, डिपार्टमेंट के अंदर में 100 ऑफिस हो सकते हैं। डिपार्टमेंट के अंडर में बहुत, जैसे कि ईएसआईसी है, ईएसआईसी एक डिपार्टमेंट हो गया, इसके अंडर में बहुत से, एक तो पहले सबसे पहले हेडक्वार्टर ऑफिस हो गया, उसके बाद से रीजनल ऑफिस हो गया, सब रीजनल ऑफिस हो गए, और हॉस्पिटल्स हो गए, ब्रांच ऑफिसेस हो गए। ये सब क्या हो गया? ये एक एक ऑफिस हो गया। हर ऑफिस का एक हेड ऑफ द ऑफिस डिक्लेयर किया जाएगा। हर ऑफिस के एक हेड ऑफ द ऑफिस डिक्लेयर किए जाएंगे। shall have power to declare any gazetted officer subordinate to them as the head of the office। जिसको भी वो कार्यभार सौंपा जाएगा उसको हेड ऑफ द ऑफिस डिक्लेयर किया जाएगा। राइट, फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल, provided that head of the office shall exercise such powers as delegated by the department administrator or head of the department and as provided in the rule as from for the time being in force। ठीक है जी। तो जो भी डेलीगेशन किया गया, अभी तक जितना हम पढ़ रहे थे कि हेड ऑफ द ऑफिस विल डेलीगेट टू ए गजिटेड अफसर, दैट गजिटेड अफसर इज द हेड ऑफ द ऑफिस। तो ऑल डेलीगेशन विल कम फ्रॉम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टू हेड ऑफ ऑफिस। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्या होता है? डिपार्टमेंट का हेड होता है। एक डिपार्टमेंट में एक ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, और एक डिपार्टमेंट में 100 ऑफिसेज हो सकती हैं। उन हर ऑफिसेज के एक हेड को हेड ऑफ द ऑफिस डिक्लेयर किया जाता है। एसआरओ इंचार्ज होंगे, आरओ इंचार्ज होंगे, ब्रांच ऑफिस मैनेजर होंगे, वो डिक्लेयर किए जाएंगे। और एक ब्रांच ऑफिस में 2 एसएसओ हो सकते हैं। एक एक एसएसओ ब्रांच मैनेजर डिक्लेयर होगा और एक एसएसओ इंस्पेक्शन के लिए होगा। तो जो ब्रांच मैनेजर जो डिक्लेयर हुआ है वही उसी के पास हेड ऑफ द ऑफिस का चार्ज मिलेगा। ठीक है। नीचे कुछ कंडीशन है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नॉट मोर देन वन गजिटेड ऑफिसर शैल बी डिक्लेयर्ड एज हेड ऑफ द ऑफिस। तो क्लियर अंडरस्टूड है? हेड ऑफ द ऑफिस एक ही हो सकता है, 2 या 3 नहीं हो सकते, अनलेस सच ऑफिस और एस्टैब्लिशमेंट इज डिस्टिंक्टली सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। कई बार क्या होता है कि नजदीक में सब रीजनल ऑफिस है और उसके नजदीक में ही ईएसआई हॉस्पिटल है। तो ईएसआई हॉस्पिटल है और चाहे एसआरओ है, ये दोनों जो है सेपरेट एंटिटी है, अनदर एंटिटी है। तो इसमें क्या हो रहा, दोनों चूंकि अलग अलग इंस्टीट्यूशन है इसलिए दोनों के अलग अलग हेड ऑफ द ऑफिस होंगे। दोनों एक नहीं हो रहा है, एसआरओ अलग हो रहा है, ईएसआई हॉस्पिटल अलग हो रहा है। इन दोनों के अलग अलग हेड ऑफ द ऑफिस होंगे, उनके अलग अलग डेलीगेशन होंगे। अदरवाइज रूल ये है कि एक ऑफिस के सिर्फ एक ही हेड ऑफ द ऑफिस होंगे। डिपार्टमेंट में एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा। एक डिपार्टमेंट के अंदर अगर 100 ऑफिसेज हैं तो 100 ऑफिसेज, ईच ऑफिस के एक हेड ऑफ द ऑफिस होंगे और उन्हीं को ये डेलीगेट किया जाता है। राइट। तो इसमें हमने क्या देखा? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में डेलीगेट इट्स पावर टू ए गजिटेड ऑफिसर। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्या करेगा? ही मे डेलीगेट इट्स पावर टू ए गजिटेड ऑफिसर। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टू डिक्लेयर एनी गजिटेड ऑफिसर एज हेड ऑफ द ऑफिस। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का काम है अपने पावर को एक गजिटेड अफसर को जो उनके सबॉर्डिनेट हो उनको डेलीगेट करना।
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का एक ये भी काम है कि किसी गजेटेड अफसर को हेड ऑफ द ऑफिस डिक्लेयर करना, और हेड ऑफ द ऑफिस टू एक्सरसाइज द डेलीगेटेड पावर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली हेड ऑफ द ऑफिस delegates its power to, sorry, head of the department delegates its power to head of the office, right? For one office only one head of the office shall be declared। एक ऑफिस के लिए सिर्फ एक ही हेड ऑफ द ऑफिस पर्सन डिक्लेयर किए जाएंगे, राइट? आपका चैनल ऐसी कीजिए स्टडी, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर। सब रूल नंबर 5 of rule 12, any authority empowered by or under this rule to incur expenditure, to incur revenue expenditure or capital expenditure shall exercise such power subject to the provision contained in the GFR। देखिए ऐसा है, अब जो जो एनी अथॉरिटी में हेड ऑफ द ऑफिस, अभी तक क्या था? सेक्रेटरी, फिर डिपार्टमेंट, फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, फिर डेलीगेट होकर क्या आ गया? हेड ऑफ द ऑफिस। तो हेड ऑफ द ऑफिस शैल एक्सरसाइज सच पावर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेंट इन जीएफआर। आपको हमने पहले बताया जीएफआर मेन बुक है और डीएफपीआर सप्लीमेंट्री बुक है। तो जीएफआर के कंडीशन को फॉलो करना है, सब्सिडरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ऑर्डर्स को फॉलो करना है ऑन द सब्जेक्ट मैटर इशूड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो भी ऑर्डर इशू होगा वो बाइंडिंग होगा, वो वो सुपर इम्पोजिंग होगा। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री कुछ रिस्ट्रिक्शन डालती है, कुछ स्केल डालती है, विच इज इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट एंड जनरल कंडीशन एज गिवन इन, तो जितने भी ये हमारे हेड ऑफ द ऑफिस है उनको इस रूल बुक के अलावा जीएफआर में जो मेंशन किया है वो, उसके बाद से सब्सिडरी इंस्ट्रक्शन इशू होते हैं, ऑर्डर्स इशू होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, वो रिस्ट्रिक्शन स्केल इशू होते हैं टाइम टू टाइम, वो उनका भी ध्यान रखना है। और बाय कंसर्न डिपार्टमेंट एंड जनरल कंडीशंस एज गिवन इन अनेक्सर 2। अनेक्सर 1 हम स्टडी कर चुके हैं, इसके बाद हम एनेक्सर 2 स्टडी करेंगे। एनेक्सर 2 में किस चीज के बारे में दिया हुआ है? जनरल कंडीशन फॉर इनकरिंग एक्सपेंडिचर, यही लिखा है ना, जनरल कंडीशन एज गिवन इन एनेक्सर 2। तो एनेक्सर 2 में क्या मेंशन है? जनरल कंडीशन फॉर इनकरिंग एक्सपेंडिचर। तो उसके बारे में हम इसके बाद वाले सेशन में एनेक्सर 2 का डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम इतना ही समझते हैं कि जो हेड ऑफ द ऑफिस हैं उनको इस रूल बुक के जो रूल्स हैं उनको भी फॉलो करने हैं, जीएफआर के रूल को फॉलो करने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो भी सब्सिडी इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर टाइम टू टाइम इशू होते हैं उनको भी फॉलो करने हैं, और अनेक्सर 2 में जो जनरल कंडीशन फॉर इनकरिंग एक्सपेंडिचर है उनको भी फॉलो करने हैं, राइट? अब रूल, सब रूल 6, the power delegated under these rules can also be exercised for a validation of an action already taken। देखिए जी, ये जो 6 है इन सब में सबसे मजबूत सेक्शन है, सब रूल है ये। सब रूल 6 ये कह रहा है कि इनके कोई डिसीजन लिया जा चुका है, एक्सपेंडिचर किया जा चुका है, डिसीजन लेने वाला कॉम्पिटेंट नहीं था, तो चूंकि डिसीजन लेने वाला कॉम्पिटेंट नहीं था इसलिए वो एक्सपेंडिचर इलीगल हो जाएगा। तो क्या करना है? उसको रेगुलेट करना है। उसके लिए एक पोस्ट फैक्टो सैंक्शन देने का जो पावर है वो ये सब रूल 6 में मेंशन किया हुआ है। पावर डेलीगेटेड अंडर दीज रूल्स कैन आल्सो बी एक्सरसाइज फॉर ए वैलिडेशन, वैलिडेशन मींस कंफर्मेशन, ex post facto confirmation of an action already taken or expenditure or liability already incurred, even when the authority validating the action or expenditure or liability as the case may be had no competence to do so। आप समझ लीजिए, किसी ऐसे अथॉरिटी ने खर्चा कर दिया
जिनके पास कंपिटेंस नहीं था, जिनके पास पावर नहीं था एट द टाइम ऑफ द एक्शन वाज टेकन और एक्सपेंडिचर और लाइबिलिटी वाज इनकर्ड, दैट टाइम उनके पास पावर नहीं था, उसको भी दैट कैन आल्सो बी एक्सरसाइज्ड फॉर वैलिडेशन। हेड ऑफ द ऑफिस के पास ये पावर होगा कि वो इस एक्सपेंडिचर को वो वैलिडेट कर सके, अर्थात एक पोस्ट फैक्टो सैंक्शन हेड ऑफ द ऑफिस के द्वारा दिया जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि रूल 6 में जो है, इसमें एक पोस्ट फैक्टो सैंक्शन के द्वारा जो हेड ऑफ द ऑफिस है उनको सुपर पावर बना दिया गया है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हेड ऑफ द ऑफिस इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑफिस और उस समय कुछ एक्सपेंडिचर इनकर करने की आवश्यकता पड़ती है। एक्सपेंडिचर इनकर करने की आवश्यकता उस एजेंसी, उस अथॉरिटी के द्वारा पड़ती है जिसके पास वो पावर नहीं है। कोई बात नहीं, एक्सपेंडिचर हो गया। When head of the office returns to office, that head of the office has full power for validation of that action which had been taken by the officer who had no competence to do so. तो इसको बोलते हैं एक पोस्ट फैक्टो सैंक्शन, राइट। ये एनेक्सर टू है, सी रूल 12 लिखा हुआ है, जनरल कंडीशन फॉर इनकरिंग एक्सपेंडिचर के बारे में, और इसके बारे में हम अगले सेशन में स्टडी करेंगे क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा लेसन है। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारा दूसरा चैनल है जीकेजी 2.22, इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। एसएसओ प्रोबेशन क्लियरेंस एग्जाम, ईएसआईसी के डेप्यूटी डायरेक्टर के रिक्रूटमेंट एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल, मैनेजमेंट से रिलेटेड मटेरियल, अकाउंटेंसी से रिलेटेड मटेरियल सब इस पर अवेलेबल है। प्लीज डू विजिट एंड वॉच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन वाचिंग एसटीकेजी स्टडीज एसटीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।